नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। मोदी और शाह के युग में भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसकी ताजपोशी होगी, किसकी टिकट कटेगी। सामने लोकसभा के चुनाव हैं और छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 में से 9 सांसद भाजपा के हैं। क्या उन 9 लोगों को टिकट मिलेगी जो पिछले चुनाव 2019 में जीत कर आए थे? यह कह पाना बहुत मुश्किल है। आने वाली 22 मार्च तक राज्यसभा की एक सीट जिसमें सरोज पांडे काबिज हैं, वो सीट भी खाली होगी। इसे लेकर अभी मंथन होना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो नए दौर की राजनीति हो रही है, जिस तरह से खुलकर बातचीत हो रही है, नई योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए हर दिन बैठकें हो रही है, जहां परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसे दौर में कुछ खुली तस्वीरें हमें देखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बढ़ते हुए राजनीतिक हालात में अब सुपारी किलिंग भी होने लगी। कांकेर इलाके की पंखाजूर की जो एक तस्वीर सामने आई है, वो दिल दहला देने वाली है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा भाजपा संगठन के उपाध्यक्ष असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या के 5 दिन बाद पुलिस ने जो अहम खुलासा किया है, वो खुलासा हर किसी को हैरान कर देगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए अब सुपारी किलिंग भी होने लगी। पुलिस के आला अधिकारियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह खुलासा किया कि पखांजूर नगर पंचायत के मौजूदा अध्यक्ष और अन्य लोगों ने किस तरह से 7 लाख रुपए देकर यह हत्या करवाई और इस हत्याकांड में कुल 12 लोग शामिल थे। इसमें मुख्यतः नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष बप्पा गांगुली, पार्षद विकास पाल एवं जितेंद्र बैरागी को असीम राय जी से जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी, जैसे कि बप्पा गांगुली का अध्यक्ष पद जा सकता था, विकास पाल का अवैध लॉट टूट सकता था और जितेंद्र बैरागी का गांव में व्यक्तिगत दुश्मनी था। तीनों ने मिलकर इनको मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। बस्तर इलाके में विधानसभा चुनाव के पहले एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही थी। हत्या साफ तौर पर नक्सली कर रहे थे, लेकिन अब जो हत्या हुई है उसे कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अंजाम दिया है। इसके बाद कांग्रेस की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस बारे में अपना अभिमत रखे, लेकिन कांग्रेस इस बारे में बोलने से बच रही है। लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है, ऐसे में विष्णुदेव सरकार के सामने भी यह चुनौती है कि पुराने जो घोटाले के पेंडिंग मामले हैं, जिसे विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उठाती रही, उसको अंजाम तक ले जाया जाए। शायद यही कारण रहा होगा कि कोल स्कैम के मामले में भी जहां ईडी ने तेजी दिखाई है, वहीं गौठान घोटाले जैसे दूसरे मामले में भी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार ने फाइलें खोलना शुरू कर दिया है। कोल घोटाले के मामले में ईडी को अनुमति मिली कि जेल जाकर निलंबित आईएएस कलेक्टर रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निज सचिव सौम्य चौरसिया से पूछताछ कर सके। ईडी अपने काम पर लगी है। बहुत जल्द ही कुछ बड़े नाम सामने आने वाले हैं। सरकारी गवाह बनाने की तैयारी चल रही है। ढेर सारे सबूत पहले से ही थे, लेकिन जब सरकारी गवाह पुरानी सरकार का कोई नजदीकी बन जाएगा, तो ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ना साफ है। वैसे भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर कभी भी गाज गिर सकती है। उनकी अग्रिम जमानत रद्द हो चुकी है। उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। कभी भी वो ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं। उन पर आरोप है कि कोल स्कैम के मामले में प्रति टन 25 रुपए की वसूली और कुल मिलाकर 550 करोड़ के घोटाले में उनकी भी संलिप्तता थी। ईडी ने जो संपत्तियां इस मामले में जो बरामद की है, वो करीब 250 करोड़ के आसपास है। अभी ढेर सारी रिकवरी होनी है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के ऊपर भी शिकंजा कसने वाला है। ये मामला तो सिर्फ कोल स्कैम का है, इसके बाद शराब और दूसरे अन्य मामलों की भी कुछ अलग ही ढंग से पड़ताल होगी। केंद्रीय एजेंसियों के अलावा राज्य की पुलिस भी अलर्ट मोड में है। शायद यही कारण रहा होगा कि हतोत्साहित होकर पाखांजूर में कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता की सुपारी किलिंग करवा दी। छत्तीसगढ़ के वनांचल बस्तर में मिशनरियों को जो जाल बिछा हुआ था, जिस तरह से धर्मांतरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था, वहां भाजपा के पुराने विधायक भोजराज नाग और मौजूदा विधायक चैतराम अटामी की कुछ तस्वीरें सामने आई है। ये जगदलपुर से दंतेवाड़ा की ओर निकले थे। जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले दंतेवाड़ा के गीदम में भोजराज नाग ने जो तेवर दिखाया, जो बातें रखी, उन्हें हमें गहराई से समझना होगा। हमारे सनातन के विरुद्ध, हमारे देवी देवता के विरुद्ध, हमारे धर्म संस्कृति के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा है, उस षड्यंत्र को भारत में पनपने नहीं देंगे। बस्तर में ऐसे मिशनरियों को किसी भी रूप में हम
रहने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे देश में, हमारे धरती में यहाँ पे आकर के हमारे ही खाते हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। अब इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य बदले हुए हालातों को समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में निजाम बदलने के बाद जिस तरह से सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी खुलकर न केवल चर्चा कर रही है बल्कि नए आयाम प्रस्तुत कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के JR दानी स्कूल पहुंचे थे। युवा दिवस का मौका था। वह स्कूल की छात्राओं ने एक पुरानी मांग रखी। 2 साल से स्कूल का पिछला गेट बंद है। वह मंत्री जी खुद एक्टिव हो गए, गेट खुलवाया, लेकिन बच्चियों ने उनका स्वागत जय श्री राम नारे से किया। दरअसल ये परिवर्तन है छत्तीसगढ़ का, जिन्हें आपको गहराई से समझना होगा। आगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी धर्म से संबंधित कुछ और गहरी बातों को हम समझेंगे। पहले ये तस्वीर देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण भी बदलता जा रहा है, जिस तरह से लोग अब खुलकर धर्म की बातें करने लगे हैं, जिसकी तस्वीर आपने छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक स्कूल से देखी, ऐसी ही एक और तस्वीर छोटे बच्चों की भी देखनी चाहिए कि किस तरह से बच्चों की वेशभूषा में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे बदले हुए हालात में जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसे लेकर चारों शंकराचार्य ने जिन भी कारणों से वहां जाने से इनकार किया, तो वहां सोशल मीडिया में प्रतिकार भी आने लगा। हालांकि संघ और उनके अनुसांगिक संगठन शंकराचार्य की आलोचना करने से बचते रहे, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। लोग यह समझाने लगे कि जब कोर्ट में जरूरत थी तब वहां प्रमाण देने कोई शंकराचार्य नहीं आया, रामभद्राचार्य आए थे। रामभद्राचार्य जी छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कुछ भावना रखते हैं, राम मंदिर के निर्माण को लेकर उनकी भावनाओं को भी आपको समझना चाहिए। इस बार भावना के साथ रामलला हमारे यहाँ आ रहे हैं। 22 जनवरी को जब भगवान राम पधारेंगे, दिन में 12:29 पर पुनर्वसु नक्षत्र होगा, मकर राशि में सूर्य होंगे, और सबसे बड़ी बात भावना राम जी के ननिहाल का चावल, छत्तीसगढ़ के चावल से राम जी का पहला भोग लगेगा। जैसे जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते जा रही है, 22 जनवरी का पूरे देश को इंतजार है जब जन्म स्थल पर प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे दौर में जब लोग सोशल मीडिया में खुलकर अपनी बातें रखते हैं, यहाँ खासकर भारत का युवा इस प्रश्न का उत्तर तलाश रहा है कि आखिर प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को इतनी देरी क्यों हुई। एक प्रत्युत्तर सामने यह आया कि मंदिर का निर्माण किसी भाईचारे की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि तमाम तरह के संघर्ष, युद्ध, यातना, पीड़ा और 550 साल के इंतजार के बाद ही मंदिर मिला है। इसे याद रखना होगा। कारण क्या थे उसे भी समझना होगा, और मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने बाधा लगाई उन्हें भी समझना होगा। और तो और लोग अब इस प्रश्न का उत्तर भी तलाश रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिलना था जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक बताने की कोशिश की गई। ऐसे महापाप को लोग समझ रहे हैं। इससे किसका भला होगा ये लोग समझ रहे हैं। क्या राजनीति के स्वार्थ में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि धर्म को भी छोड़ देते हैं, अपनों को भी छोड़ देते हैं, भारत की संस्कृति और भारत के आराध्य से ही इस तरह का समझौता कर लेते हैं। ऐसे लोगों को भारत की आम जनता बेहतर समझ रही है। आशा है आप भी समझ रहे होंगे आने वाले वक्त में हमें किस तरह का प्रतिकार करना है, इसे भी हमें अच्छी तरह समझना होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते आते मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाली 19 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली एक फिल्म 695 को देखना ना भूलें। इसमें प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़ी तमाम तरह के संघर्षों की वो गाथा है जिसे खासकर युवा पीढ़ी को अच्छी तरह समझना चाहिए। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।